हेलो बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 48 है सोशल साइंस की। ठीक है। और डेट है 28 अक्टूबर। आप 28 अक्टूबर को करेंगे ये वर्कशीट यानी कि कल। और आपकी जो बुक है वो है हिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 3, नासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो 48 है। और जो आपकी वर्कशीट है ये 24 तारीख की यानी कि 24 अक्टूबर की वर्कशीट है, जो आपको पिछले सैटरडे मिलनी थी, बट क्योंकि आपके ऑटम ब्रेक्स थे इसलिए आपको नहीं दी गई। तो आपको वो कब दी जा रही है? अब कल यानी कि 28 अक्टूबर को। लेकिन आप डेट शीट में जो डेट डालेंगे वो 24 अक्टूबर की ही डालेंगे। ठीक है। उसके बाद आप इसमें अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 6। ठीक है। तो पिछले वीक भी 2 वीक से हम यही वाली वर्कशीट कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 6 है और ये इसका फाइनल पार्ट है। ये आपकी आखिरी वर्कशीट है इस चैप्टर की। आज अभी तक हम देख चुके हैं कि कैसे जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। और जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हम पढ़ रहे थे कि हिटलर का जो नाज़ीवाद था वो क्या था, एक्चुअल में वो क्या था। ठीक है। उसमें आपने देखा कि हिटलर की माताओं को लेके, युवाओं को लेके क्या सोच थी और उनका विश्व दृष्टिकोण क्या था। और उसमें हमने पढ़ा कि हिटलर की थ्योरी क्या थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे फिट है, जो सबसे शक्तिशाली है वही जिएंगे, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब को जीने का अधिकार नहीं है। और उनके हिसाब से सबसे शक्तिशाली कौन है? जो आर्य जर्मन है। उसके अलावा जितने भी हैं वहाँ पर जर्मनी में, जैसे यहूदी, जिप्सी, उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो आइए आज हम इस आखिरी वर्कशीट में देखते हैं पहला टॉपिक, नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। ठीक है। तो नाज़ियों का जो विश्व दृष्टिकोण था उसका प्रचार उन्होंने किस तरीके से किया। ठीक है। और आप पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जो नाज़ियों का जो दृष्टिकोण था वो जो दूसरा विश्व युद्ध जब ख़त्म हो यानी कि 1945 को, उसके बाद ही विश्व को, सारे वर्ल्ड में पता चला कि आखिरकार जर्मनी में चल क्या रहा था। उससे पहले जर्मनी में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसकी जानकारी विश्व में किसी को भी नहीं थी। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि जर्मनी में क्या चल रहा है। नाज़ी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए नए शब्द इजाद किए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करी उन्होंने कि उन्होंने मीडिया का बहुत ज़ोर शोर से इस्तेमाल किया। ठीक है। और उन्होंने जो तरीका अपनाया सबसे पहला वो क्या था कि उन्होंने अपने जो भी वो कार्य कर रहे थे, जो भी वो हरकतें कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने नए नए शब्द बना लिए। ठीक है। तो यानी कि वो नए शब्द क्यों बनाए? सिंपल है, अपने जो भी वो काम कर रहे थे उसको हिडन रखने के लिए। जैसे कि नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। तो जब भी वो यहूदियों की हत्या करते तो वो हत्या ही थे, लेकिन उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, यानी कि उन्होंने क्या नाम दिया? विशेष व्यवहार, यानी कि स्पेशल बिहेवियर। इसके अलावा अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में। ठीक है। वो जब भी यहूदियों को मारा जाता था तो वो ये नहीं कहते थे कि हम मार रहे हैं या हम उनकी हत्या कर रहे हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते थे? अंतिम समाधान, यानी कि यहूदियों को मारना। इसके अलावा उन्होंने वर्ड यूज़ किया यूथनेशिया, विकलांगों के लिए, जिसमें उनको मृत्यु दी जाती है। क्योंकि हिटलर का क्या मानना था कि जो विकलांग लोग हैं वो स्वस्थ नहीं हैं, तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे फिट नहीं बैठते हैं, तो वे उनको मार दिया करते थे। अब विकलांग में वो अपने जर्मन वासियों को भी मार देते थे। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए, चयन और संक्रमण, मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है। तो उन्होंने कभी भी डायरेक्ट नहीं कहा कि हम मारने जा रहे हैं या हम हत्या करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए कि बाहर वालों को या किसी अन्य व्यक्ति को समझ ही ना आए कि वहाँ पर चल क्या रहा है। जैसे सामूहिक हत्या को विशेष व्यवहार बोला गया, जो यहूदियों को एक साथ गैस चैम्बरों में ले जाकर मारा जाता था उसको क्या कहा गया? विशेष व्यवहार। ठीक है। उसके बाद यूथनेशिया, चयन और संक्रमण, मुक्ति, इस तरह के शब्द यूज़ किए गए।
इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। ठीक है, तो जब आपने पिछली वर्कशीट में देखा होगा एक चित्र भी था कि कैसे एक गाड़ी में भर के लोगों को गैस चैम्बरों तक ले जाया जाता था और वहाँ पर एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस छोड़ के उनको मार दिया जाता था। तो जब उनको गाड़ी में भर के ले जाया जाता था तो उस वर्ड को क्या कहा गया इन्होंने, इवैक्यूएशन। ठीक है, इवैक्यूएशन मीन्स खाली कराना। तो इसमें कोई कभी ये सोच ही नहीं सकता कि इनके खाली कराने का मकसद असल में क्या था। ठीक है, गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो गैस चैम्बर जहाँ पर इतने सारे यहूदियों को 60 से 70 लाख यहूदियों को मारा गया, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। तो जब आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो अन्य व्यक्ति है जो बिल्कुल भी इसका कॉन्टेक्स्ट जानता ही नहीं होगा तो उसको इन वर्ड्स का मीनिंग समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स में तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में वो सारे नेगेटिव चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। गैस चेम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि गैस चेम्बर का जो स्ट्रक्चर बनाया वो एक स्नान घर के जैसा बनाया जहाँ पर स्नान करते हैं लोग, और उसमें एक फुवारा भी लगा दिया ताकि सबको यही लगे कि ये एक स्नान घर है और ये कोई गैस चेम्बर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया ताकि जर्मनी में जो कुछ भी चल रहा था वो किसी को पता ना चल सके। उसके बाद नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए सबसे पहले तो चीज़ जो करी, मीडिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया लोगों को भ्रमित करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, नारों और इश्तिहारों से भी अपनी जो नाज़ी सोच थी उसका खूब प्रचार प्रसार किया। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था तथा उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। ठीक है, तो पोस्टर जितने भी बनाए जाते थे उसमें जर्मनी के जो दुश्मन थे उनको कुछ एक ख़ास छवि में दिखाया जाता था, जैसे कि शैतान के रूप में, ताकि सभी लोग उनसे चिढ़ें या उनसे दूर रहें, और उनका मजाक भी उड़ाया जाता था और उन्हें अपमानित भी किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, तो हिटलर की जो सोच थी नाज़ीवाद, ठीक है, उससे अलग जो भी सोच थी जैसे समाजवादियों की हो गई, उदारवादियों की हो गई, उन सभी की सोच को कमज़ोर बताया जाता था और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में, यानी कि जो किसी का भी पाथ भ्रष्ट कर सकते हैं, किसी का भी उनको अपने पथ से हिला सकते हैं। ठीक है, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। तो जो नाज़ियों के अलावा जितनी भी अन्य सोच थी उन सभी को क्या कहा जाता था, विदेशी एजेंट, और इस तरह उनको बदनाम किया जाता था। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफ़रत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया था। ठीक है, तो नाज़ीवाद जो सोच थी उन्होंने इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों के मनों में दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाला, यानी कि दिल और दिमाग दोनों पर, कि जितने भी लोग थे वहाँ पर उनका गुस्सा और नफ़रत अवांछितों पर केंद्रित हो गया। यानी अवांछित कौन कौन थे, यहूदी, जिप्सी और जितने भी विकलांग लोग थे और जितने भी वहाँ पर बीमार लोग थे। तो इन्होंने जो सहारा लिया मीडिया का और अपने तरीक़ों का, उससे इन्होंने लोगों के मन में बाकी लोगों के लिए क्या भर दी, नफ़रत भर दी। और कौन से लोगों के लिए नफ़रत भरी, जिनको जो हिटलर की पार्टी थी, जिनको वो लोग अवांछित समझते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। ठीक है, अब नाज़ीवाद, देखो कोई भी चीज़ कभी भी फुली एक्सेप्ट नहीं होती है। ठीक है, हर चीज़ में कुछ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो नाज़ियों की सोच थी उस पर आम लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी। बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है, इन्होंने शब्द ऐसे इस्तेमाल किए कि लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि वो चल क्या रहा है। और जो उन्होंने प्रचार किया, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं इसमें कि हिटलर ने लोगों के मन में जगह किस तरह बनाई, क्योंकि वे एक बहुत अच्छे वक्ता थे और उन्होंने जितना भी माध्यम वो यूज़ कर सकते थे अपना प्रचार करने के लिए, उन्होंने सभी का प्रयोग किया।
तो बहुत सारे लोग जो थे वो नाज़ियों के जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए और जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया वे उसके शिकार हो गए, यानी कि वे उनके बातों में आ गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे। ठीक है, तो जो नाज़ियों की सोच थी वो वही सोच सभी उन लोगों में एंटर कर गई और वो दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। ठीक है, तो जो लोग उनके शिकार हुए थे उनकी इस चीज़ के, वे वही चीज़ें बोलने लग गए जो नाज़ी बोलते थे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, वो पूरी तरह नाज़ीवादों की जो सोच थी उसके पक्ष में है और उन्हें लगता था कि सिर्फ नाज़ीवाद ही है जो हमारे देश को तरक्की की ओर ले जा सकता है और हमारी जो व्यवस्था है जो इतनी चरमरा गई है उसका कल्याण कर सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। ठीक है, अब एक ग्रुप था जो उनके पक्ष में था, दूसरा ग्रुप एक और आया लोगों का जो पूरी तरह से उसका विरोध करता था। ठीक है, तो उन्होंने विरोध किया, उन्होंने ट्राई किया कि हम उसकी सोच का विरोध कर सकें। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 तरह के ग्रुप्स दिखाई दिए, एक जो उसके पक्ष में है, ठीक है, दूसरा वो जिन्होंने उसका जमकर विरोध किया और तीसरा वो जो विरोधी तो थे, ठीक है, विरोध करना चाहते थे लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। ठीक है, वह विरोध क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वे विरोध करने से डरते थे, क्योंकि हिटलर की जो तानाशाही थी इस वजह से लोग डरते थे कि अगर हमने विरोध किया तो कहीं हिटलर हमारी भी हत्या ना करवा दे। ठीक है, तो वे अपने दिल की बात कहने की बजाय क्या करते थे, आंख फेर कर चल पड़ते थे, मतलब जो हो रहा है होने दो, हम अंदर से विरोध कर रहे हैं लेकिन हम बाहर उसको प्रकट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, वे डरते थे। ठीक है, अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है महाध्वंस। इसको आइए इसको देखते हैं। इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस यानी कि होलोकॉस्ट का भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो हिटलर ने जो कत्लेआम किया यहूदियों का, जिप्सियों का और विकलांगों, बीमारों का, उसको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया, होलोकॉस्ट। ठीक है, जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेज़ों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। ठीक है, तो हिटलर ने जो कत्लेआम किया, देखो एक साथ जब आप 60 लाख 80 लाख लोगों की हत्या करते हो तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, सुनने में लगता होगा कि ठीक है क्या बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जब आप एक जगह पर ले जाकर इतने सारे लोगों को इकट्ठा मार देते हो, तो इस कत्लेआम को महाध्वंस का नाम दिया गया। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या कहा गया, होलोकॉस्ट। और इसकी गवाही हमें कहाँ से मिलती है, जो घेटों और कैंपों में नरकीय जीवन, यानी कि क्योंकि जब आप इस तरह की स्थिति में रह रहे हो, आप घेटोवाइजेशन में रह रहे हो, आप एक ही जगह पे सारे सिमट गए हो और जहाँ पर आपको ले जाया जा रहा है कैंपों में आप अलग रह रहे हो, तो जो इस तरह का नरक वाला जीवन भोग रहे थे उन्होंने अपने कुछ दस्तावेज़ लिखे और उनसे हमें पता चलता है कि ये कितना दर्दनाक था सब कुछ। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेज़ों के संग्रह बनाए। ठीक है, अब हमें ये सब चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं कि जो लोग इन चीज़ों को सफ़र करें, देखो हिटलर जब अपना इतिहास लिखेगा तो ऑब्वियसली वो ये सब चीज़ें नहीं लिखेगा। ठीक है, लेकिन ये हमें सब कहाँ से पता चला कि जो लोग इन चीज़ों से सफ़र कर रहे थे, भुगत रहे थे, उन्होंने भी अपने कुछ दस्तावेज़ लिखे, तो उनसे हमें पता चला कि वो कैसा नरक भरा जीवन जी रहे थे। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालय में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ठीक है, तो जितने भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पुराने दस्तावेज़ों को रखा जाता है संभाल के, वहाँ पर आज भी अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह का महाध्वंस था और लोगों ने किस तरह का जीवन उस टाइम पे जिया है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। ठीक है,
अब ये जो दिन थे महाध्वंस के इतने कठिन थे, तो जितने भी हमारे जो संग्रहालय में जो लिखा हुआ है आज, हमारी हिस्ट्री जो बन गई है इन सब चीज़ों की, वो उन लोगों के लिए क्या है, श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति होते हुए भी साहस किया इसका विरोध करने का। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। ठीक है, तो जितना भी हमारा रिटन रिकॉर्ड है संग्रहालयों में है या जहाँ भी है, वो क्या है, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने साहस करके इसका विरोध किया। उन लोगों के लिए शर्मनाक यादगार है जो इसका सपोर्ट करते थे और जिन्होंने जुल्म ढाए दूसरों पर, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से ये सब कुछ देखते रहे और उन्होंने बिल्कुल भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। आप खुद सोच के देखो, अगर उस टाइम पे बहुत सारे लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाते बिना डरे, तो हो सकता है आज इतिहास कुछ और होता जर्मनी का। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, हमने इसमें बहुत कुछ सीखा कि किस तरह एक देश बर्बाद होने के बाद, उससे सब कुछ छीना जाने के बाद किस तरह वहाँ के लोगों में गुस्सा भर गया, और इस बात का फ़ायदा हिटलर ने किस तरह से उठाया। उसका उदय हुआ, उसके बाद उसने लोगों को किस तरह प्रभावित किया, उसने जो नाज़ीवाद, उसकी जो एक सोच थी वो क्या थी और वो कितनी दर्दनाक और शर्मनाक थी। ठीक है, तो आइए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया। फर्स्ट पॉइंट, हिटलर ने नाज़ीवाद विचारधारा के प्रचार के लिए मीडिया का सहारा लिया। सेकंड पॉइंट, नाज़ीवाद विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान आदि। थर्ड, नाज़ीवादी विचारों के प्रचार के लिए फिल्मों, रेडियो, टीवी, पोस्टरों तथा नारों इत्यादि का सहारा लिया गया। फोर्थ, नाज़ीवाद विचारधारा के विरोधियों का विदेशी एजेंट कहकर मजाक उड़ाया गया। फिफ्थ पॉइंट, नाज़ीवाद विचारधारा का समर्थन ना करने वालों को देश विरोधी बताया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, महाध्वंस का अर्थ नाज़ियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। नाज़ियों के लिए महाध्वंस का अर्थ था अवांछितों से छुटकारा, जिसको फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता था। ठीक है, लेकिन यहूदियों के लिए महाध्वंस कभी भी ना ख़त्म होने वाली यातना थी, जिसमें उनका काम धंधा, उनके घर सब बर्बाद हो गए और लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1941 में शुरू हुआ यह नरसंहार 1945 में जब तक ख़त्म होता, 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे जा चुके थे। यहूदियों के अलावा वे लोग भी मारे गए जो हिटलर को नापसंद थे। तो नाज़ियों की नज़र में तो ये अवांछितों से छुटकारा था, लेकिन जो यहूदी थे उनसे उनकी पूरा जीवन छीन लिया गया। अगर उनके पास जीवन था भी तो वो जो बच भी गए, वो बेचारे कहीं कहीं छुप छुप के रहते थे, तो एक तरह से जो बचा उसका भी जीवन चला गया। और जो 60 लाख लोग मारे गए, आप खुद सोचिए, 1941 से लेकर 45 के बीच में इन्होंने 60 लाख यहूदियों की जान ले ली। ठीक है, और ये सब कुछ तभी हो रहा है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, नाज़ीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया। फर्स्ट पॉइंट, अधिकतर लोग नाज़ी शब्दावली और प्रचार का शिकार हो गए। उन्हें विश्वास था कि नाज़ीवाद ही उनके देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। ठीक है, उन्हें लगता था कि यही हमें जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा दिला सकता है। दूसरा समूह उन लोगों का था जिन्होंने नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। तीसरा समूह उन लोगों का था जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे तथा विरोध करने से डरते थे। क्वेश्चन नंबर 4, कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखें। ठीक है, तो इसमें आपको कल्पना करनी है कि आप उस टाइम पे जर्मनी के स्कूल के विद्यार्थी हैं जब जर्मनी में ये सब चल रहा था, और आपके स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं, और आप
आपका ये मानना है कि यहूदी ख़राब नहीं होते, यानी कि आप हिटलर की जो नाज़ी विचारधारा है उससे प्रभावित नहीं हुए हैं और आप ये मानते हैं कि यहूदी ख़राब नहीं होते, तो आपको इसको लेके अपने पिता को क्या कहेंगे, इसको लेके एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगा, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि यहूदियों को देश से निकाला जाएगा। ऐसे ही कुछ मजाक भरा लहजा मेरे टीचर का था। अब तो स्कूल में नई किताबें भी आ गई हैं और उन किताबों में भी लिखा है कि यहूदी अच्छे नहीं होते। ठीक है, आपको याद होगा उन्होंने बच्चों के मन में ये सब चीज़ें भरने के लिए नया करिकुलम लाया था। ठीक है, हमें पढ़ाया जा रहा है कि यहूदियों से दूर रहो, हमें सिखाया जा रहा है यहूदियों से घृणा करो, हमें रटाया जा रहा है कि यहूदी हमारे शत्रु हैं, हमें समझाया जा रहा है कि देश की बर्बादी का कारण यहूदी हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता। कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छे या बुरे कौन होते हैं? लोग होते हैं। ठीक है, तो कोई भी धर्म कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छे बुरे कौन होते हैं? लोग होते हैं। बुरे लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं और बुरे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, बुरे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यहूदी हैं, जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, इंसान अच्छा या बुरा होता है, कोई भी धर्म या जाति अच्छी बुरी नहीं होती है। जब उनके साथ हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, कभी नहीं लगता कि वे हमसे अलग हैं। बस इतना लगता है कि वे भी हमारे देश के लोग हैं। कभी भी कोई भी धर्म हो, वह किसी से नफ़रत करना नहीं सिखाता। सबका एक ही संदेश होता है कि सबसे प्रेम करा जाए। मानव से प्रेम ईश्वर से प्रेम है। यह देश हम सबका है और हम इस देश के हैं। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतभेद यानी कि विचारों में एक दूसरे के मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी के लिए मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने दोस्तों के बारे में अफवाहों को सुनकर। मेरा दिल कह रहा है अगर अब हम खामोश रहे तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितने कि अपराध करने वाले। ठीक है, खामोश रहकर अपराध होते देखना या अपराध को सहना भी उतना ही बड़ा दोषी माना जाता है जितना अपराध करने वाला। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनों के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बच्चे की मन की बात है जो वो अपने यहूदी दोस्त के बारे में जो अफ़वाह उड़ी है कि उनको देश से निकाला जाएगा, तो उसको सुन के उसके मन में जो एक दर्द उत्पन्न हुआ वे उसी से रिलेटेड ये अनुच्छेद है। ठीक है, आप इसमें अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें। ठीक है, तो ये आज क्वेश्चन आंसर्स थे आपकी वर्कशीट के। इसके अलावा आज की वर्कशीट में भी कोविड से रिलेटेड एक संदेश है। आप हमेशा 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। अगर आपको कोविड से बचना है तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप जब भी आपस में लोगों से मिलते हैं तो कम से कम कितने गज का फासला रखें? 2 गज का। ठीक है, अगर आप इन सभी कोविड से रिलेटेड संदेशों का पालन करेंगे तो आप अवश्य ही कोविड से बचे रहेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी और ये आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, आज ही शायद आज उसकी लास्ट वर्कशीट थी। तो आप सभी इसको आज ही करके अपने टीचर्स को भेज देंगे। धन्यवाद।